24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग देखिए। अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपके सामने होगी। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरों के बारे में आपको बता देते हैं। नपेंद्र सिंह बराड़ बताएंगे हमें हिसार में रामपाल के आश्रम के बाहर हिंसा, रामपाल समर्थकों की पुलिस से झड़प में 125 लोग जख्मी, रामपाल अब तक गिरफ्तार नहीं। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ होंगे और जगविंदर पटियाल बताएंगे रामपाल को गिरफ्तार करने में नाकाम पुलिस ने की मीडिया से मारपीट, एबीपी न्यूज की टीम पर भी हमला किया। साथ ही ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ होंगे। ब्रजेश बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी, मेलबर्न के स्टेडियम में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाई, संसद को भी संबोधित किया। और रक्षित सिंह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रक्षित के साथ देखेंगे मोदी सरकार ने फिर लॉन्च किया किसान विकास पत्र, 100 महीने में रकम दुगनी होगी। तो आगे देखिए सबसे बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। एबीपी न्यूज टीवी के ट्विटर पर फॉलोअर्स का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। आप भी एबीपी न्यूज को अंग्रेजी में एबीपी न्यूज टीवी पर और हिंदी में एबीपी न्यूज हिंदी पर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। जी तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश में इबोला का पहला मरीज मिला है। पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया से लौटे एक भारतीय नागरिक को इबोला होने की पुष्टि हुई है। ये मरीज 10 तारीख को दिल्ली पहुंचा था। इसका दिल्ली एयरपोर्ट पर एक खास जगह पर इसे रखा गया है। फिलहाल देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि इबोला से चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश की तैयारी पूरी है। जो पहले से ही ट्रीटमेंट करा के आया हुआ था, वो जब यहाँ भारत आए हैं तो उसी समय उनको क्वारंटाइन में और आइसोलेशन में रख दिया गया था और अंडर ऑब्जर्वेशन थे। और ऑब्जर्वेशन में जब उनके टेस्ट हो रहे थे तो सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए और उन्होंने कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं दिखाया जिससे ऐसा लगता हो कि ये कहीं यह बीमारी आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर हम लोगों ने ये तय किया कि बॉडी फ्लूइड्स का भी टेस्ट होना चाहिए और बॉडी फ्लूइड्स का टेस्ट हुआ। उसमें एनसीडीसी की भी और एनआईवी की भी दोनों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। तो इसलिए उन पेशेंट को हम लोगों ने आइसोलेशन में रखा है। 90 डेज़ का आइसोलेशन होता है और क्वारंटाइन होता है। सारी चीज़ें ये क्योंकि हम लोगों ने डिटेक्शन सेंटर्स को इतना कंट्रोल एयरपोर्ट्स पर किया हुआ है, इसलिए जो हाई रिस्क मिडिल रिस्क पेशेंट्स हैं उनको हम लोग हमेशा आइसोलेशन में ले लेते हैं। तो यह वेल इन कंट्रोल है और इसमें कोई भी जिसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा कॉशियस होकर के हम चले हैं, इसलिए उनके नेगेटिव टेस्ट आने के बावजूद भी बॉडी फ्लूइड का टेस्ट लिया गया और बॉडी फ्लूइड के टेस्ट में पॉजिटिव आने के साथ साथ उनकी कंटिन्यूटी ऑफ आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन that has been taken care of. We are keeping a constant watch and the person is well. He is all fine. उसमें इबोला कितनी खतरनाक बीमारी है ये भी देख लीजिए। इबोला के 90% मरीजों की मौत हो जाती है। इसे एड्स से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। एड्स 3 हफ्ते से 20 साल में असर दिखाता है, जबकि इबोला 12 दिन में ही जानलेवा साबित हो रहा है। इबोला के लिए पूरी दुनिया में कोई दवा मौजूद नहीं है। इबोला नाम की इस महामारी की शुरुआत मार्च महीने में पश्चिमी अफ्रीका गुएना से हुई थी। गुएना के एनजेरेकोरी गांव में पहला मामला सामने आया और चंद दिनों में यह राजधानी कोनाकरी तक पहुंच गया। अप्रैल महीने में इस बीमारी ने पड़ोसी देश लाइबेरिया और सिएरा लियोन को भी अपनी चपेट में ले लिया। माली और घाना में भी बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। इबोला का पहला मामला साल 1979 में घाना की इबोला नदी के पास सामने आया था और इसी वजह से बीमारी का नाम इबोला रखा गया। ये तीसरा मौका है जब इबोला ने इतने बड़े पैमाने पर अफ्रीका में किया है हमला। 40,000 भारतीय अफ्रीका में रहते हैं और ऐसे में सरकार अफ्रीका से भारत आने वाले हर शख्स पर नजर रखे हुए है। हरियाणा के हिसार में रामपाल के आश्रम के पास हिंसा और तनाव, अभी तक रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस।
हिंसा की ये तस्वीरें रामपाल के सतलोक आश्रम के बाहर की हैं। दिन भर रामपाल के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प होती रही, लेकिन पुलिस रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज की झड़प में करीब 125 लोग जख्मी हो गए। रामपाल के प्रवक्ता का दावा है कि झड़प में 4 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि किसी की मौत नहीं हुई। अभी आपको इस बात की पुष्टि नहीं है, आपको ये जानकारी मिल रही है कि 4 डेड बॉडी तो आश्रम में पड़ी है महिलाओं की। हाँ जी, आप अभी आश्रम में? मैं आश्रम में ही हूँ। 4 डेड बॉडियां यहाँ पड़ी हुई हैं आश्रम में। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल की गिरफ्तारी के आदेश दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद रामपाल सरेंडर नहीं कर रहे हैं। बरवाला के सतलुज आश्रम में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। सुबह भी यहाँ पर हिंसा हुई। अभी भी यहाँ पर आश्रम से के जो समर्थक हैं उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है। यहाँ पर आसपास पुलिस फोर्स है। ये जो सतलुज आश्रम का फ्रंट है, ये वो जगह है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेन सड़क पर गाड़ियां भी जा रही हैं, पर यहाँ पर ये गाड़ी को आग लगाई गई है। ये गाड़ी को आग जो आश्रम के समर्थक हैं उन्होंने लगाई है। समर्थक हैं जो आश्रम के, वो लगातार हिंसा कर रहे हैं। ये पुलिस भी कह रही है और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। सवाल ये है कि आश्रम क्यों अदालत के कहने पर नहीं चल रहा, क्यों अदालत की अवमानना कर रहा है, क्यों लोकतंत्र की अवमानना कर रहा है। आश्रम और पुलिस के बीच लगातार टकराव चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। अभी जो आश्रम के लोगों पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लेकिन आश्रम के अंदर से पुलिस पर हमला किया गया। पहले हमला आश्रम के अंदर से किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से हमला किया गया। पत्थरबाजी की जा रही है आश्रम के अंदर से और गोली चल रही है। आश्रम के अंदर से बारीक गोलीबारी की जा रही है और लगातार पुलिस पर हमला बोला जा रहा है। आप देखिए किस तरह से बहुत ही तनाव भरा माहौल बन चुका है। बहुत ही चिंताजनक हालात बने हुए हैं। देखिए किस तरह से देख सकते हैं कि लोग जो आश्रम के समर्थक हैं वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। आंसू गैस के गोलियां पुलिस छोड़ रही है इन्हें कंट्रोल में करने के लिए, आश्रम के लोगों को काबू में करने के लिए। रामपाल के सतलोक आश्रम से समर्थकों को खदेड़ने गई पुलिस का मीडिया पर फूटा गुस्सा। पुलिस ने एबीपी न्यूज का कैमरा तोड़ा और कैमरामैन और ड्राइवर को भी पीटा। पुलिस और समर्थकों के बीच हो रही झड़प को कवर करने गए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नपिंदर सिंह बराड़ के साथ पहले पुलिस की झड़प हो गई। उसके बाद पुलिस ने कैमरामैन और ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा और एबीपी न्यूज का एक कैमरा तोड़ दिया और दूसरा कैमरा छीन लिया गया। दूसरे चैनलों के पत्रकारों और कैमरामैन के साथ भी यही बर्ताव हुआ। उन्हें भी दौड़ा कर पीटा गया। पहले इन लोगों ने परमिशन दी, फिर जहाँ तक उन्होंने कहा था वहाँ तक हम अंदर गए और हम लोग क्वाइट बहुत दूर थे वहाँ से, मतलब जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा था उससे काफ़ी दूर से हम लोग शूट कर रहे थे। बट अचानक पीछे से सम ऑफिसर्स आए और उन्होंने बस मारना चालू कर दिया। जैसे ही मीडिया वाले अंदर पहुंचे और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, हालांकि हम लोग बहुत दूर खड़े हुए थे, उसके बाद भी पुलिस ने सबसे पहले हमें टारगेट किया। हमारे जो सहयोगी हैं बहुत सारे, वो सभी इंजर्ड हुए हैं। बहुत सारे जो प्रिंट के पत्रकार हैं या टेलीविजन के पत्रकार हैं, मोस्टली सारे पत्रकार जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बहुत लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बड़ा सवाल यह है कि पहले हरियाणा पुलिस ने पत्रकारों को कार्रवाई को कवर करने के लिए बुलाया था और बाद में उन्हें पीटा गया। क्या पुलिस ने गिरफ्तारी से नाकामी का गुस्सा पत्रकारों पर उतारा? हिसार में संत रामपाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर रामपाल को बचाने का आरोप लगा रही हैं। रामपाल जी का जो सतलोक है, इन संगठनों ने चुनाव में भाजपा की मदद की। इन्होंने वक्तव्य जारी किए। अब विभिन्न अपराधों में ये लोग फंसे रहते हैं। आसाराम बापू फंसे चले गए, उसी में जो उन्नाव वाले एमपी हैं स्वामी जी वो फंसे हुए हैं। तो इनके अपराध भी उजागर ना हो और सरकार की इन्होंने मदद की है, उसकी एवज में इन्हें कुछ मदद की जाए। जिस प्रकार से इस प्रकरण के अंदर सरकार का आचरण रहा है, वो न केवल हरियाणा के अंदर भाजपा की नवनिर्वाचित सरकार की अनुभवहीनता को दर्शाता है, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक अपरिपक्वता को की ओर भी वो इंगित करता है। हरियाणा में हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी है। पूर्व संघ प्रचारक मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। रामपाल को हत्या के एक मामले में 5 नवंबर को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन रामपाल कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साल 2006 में रामपाल के समर्थकों ने आश्रम की जमीन को लेकर हुए विवाद में
रोहतक जिले में गांव वालों पर गोली चला दी थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसी मामले में रामपाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन रामपाल कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने हरियाणा प्रशासन को 17 नवंबर तक रामपाल को कोर्ट में पेश करने को कहा, लेकिन रामपाल 17 नवंबर को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को 21 नवंबर तक रामपाल को पेश करने को कहा है। सतलोक आश्रम के प्रवक्ता के मुताबिक रामपाल की तबीयत खराब है और वो हरियाणा से बाहर है। उनकी तबीयत जब ठीक होगी तभी वो कोर्ट में पेश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलियाई संसद के साझा सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने आतंकवाद से निपटना सबसे बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दोनों देशों की दोस्ती एक नए युग की शुरुआत करेगी। It has taken a Prime Minister of India 28 years to come to Australia. It should never have been so, and this will change. Australia will not be at the periphery of our vision, but at the center of our thoughts. So we stand together at a moment of enormous opportunity and great responsibility. नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद के साझा सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट के बीच आज शिखर वार्ता हुई, जिसमें 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर होने के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया भर में एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। As we know, is one of the world's emerging superpowers. India, I often say, is the emerging democratic superpower of Asia. मोदी एबर्ट शिखर वार्ता के दौरान जो 5 समझौते हुए, उनमें सामाजिक सुरक्षा, सजायाफ्ता कैदियों के ट्रांसफर और नशीली दवाओं पर रोक लगाने से जुड़े समझौतों के अलावा टूरिज्म और कला संस्कृति से जुड़े समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया में मेक इन इंडिया समारोह करने का ऐलान भी किया। भारत में परमाणु बिजली के लिए यूरेनियम देने को तैयार है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट ने ये बात ऑस्ट्रेलिया की संसद में कही। We didn't just discuss trade, we discussed energy security and Australia's readiness and willingness to supply uranium to India. हालांकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम को लेकर समझौता हो जाएगा, लेकिन एबर्ट ने फिलहाल समझौते की जगह सिर्फ ये भरोसा दिलाया है कि वो भारत को यूरेनियम देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया में भव्य स्वागत पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट ने कहा, कभी किसी नेता का ऐसा स्वागत नहीं देखा। टोनी एबर्ट ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में कहा कि उनके देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसा स्वागत हुआ, वैसा आज तक किसी नेता का नहीं हुआ। I have never seen any leader as rapturously received in this country as Prime Minister Modi has been. ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के अल्फोंस अरीना में कल भारतीय प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट ने रात्रि भोज का आयोजन किया। नरेंद्र मोदी के 5 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे का ये आखिरी कार्यक्रम था। दुनिया के मशहूर क्रिकेट मैदानों में से एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आज मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन हुआ। इसके मेजबान थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट। करीब 1000 लोगों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें मशहूर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव और सुनील गावस्कर भी शामिल थे। इसके अलावा उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल हुई, मसलन आनंद महिंद्रा और गौतम अदानी। नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत ब्रिस्बेन से हुई थी, उसके बाद से सिडनी, फिर कैनबरा और आखिर में मेलबर्न आए। मेलबर्न में रात्रि भोज से पहले उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल में
घूमने के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद आप देख सकते हैं कि वॉर मेमोरियल से बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री टोनी अबॉट हैं और यहाँ पर कुछ भारतीय इकट्ठे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेताब हैं। प्रधानमंत्री खुद वहां चलकर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं भारतीय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। मैंने उनके साथ फोटो खिंचवाई, बात हुई। हम लोग सिडनी से मिलने आए हैं, सुबह 3 बजे निकले। एक फोटो खिंचवाना है, मान रख लिया, हमारा बड़ा दिल बहल गया। फोटो आई है? बस आई है, मेरे हस्बैंड ने लिए, मेरे हस्बैंड की नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया में मोदी की जय जयकार हो रही है तो वहीं देश में विरोधियों के निशाने पर है पीएम। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने मोदी के विदेश दौरे पर हमला करते हुए उन्हें एनआरआई तक कह दिया। अब ये देश के प्रधानमंत्री नहीं रही, एनआरआई हो गए नरेंद्र मोदी। उधर दंडवत कर रहे हैं सब गुजराती लोग, ट्रेडर्स लोग, डायमंड बेचने वाले लोग, होटल चलाने वाले लोगों के बीच में ये दंडवत कर रहे हैं। और टीवी के माध्यम से, खरीदे हुए टीवी के माध्यम से यह प्रचार किया जा रहा है कि डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का विदेशों में, यहाँ हवा निकल रहा है भारत में, हमारे सीमा पर पाकिस्तान रोज गोला मार रहा है। काला धन की बात इन्होंने की थी, कहाँ गया पैसा, वो क्यों नहीं लाया? अब ये बदल गए, जैसे गिरगिट रंग बदल देता है। एफडीआई डिफेंस में ला रहा, हमारा डिफेंस में क्या हथियार बन रहा है, विदेशी क्यों रहेगा उसके अंदर? रेल को जहां प्रकाशता तक हम पहुंचाया, वो कैसे तुम रेल को दे रहे हो? आएगा बाहर, ये हब बना रहा लोग। लालू यादव ने कहा कि कहीं किसी का डंका नहीं बज रहा है, ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस का हमला। राज बब्बर ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में महिलाएं मर रही थी तो पीएम ऑस्ट्रेलिया में नाच रहे थे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने मोदी पर यह हमला जम्मू कश्मीर के गांदरबल में किया। कांग्रेस के लिए प्रचार करने पहुंचे राज बब्बर ने जम्मू कश्मीर में पार्टी की जीत का दावा तो किया ही, मोदी सरकार पर निशाना भी साधने से नहीं चुके। वहाँ पर जो है वो स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया में डांस कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में औरतें मर रही हैं। मोदी सरकार के विदेश दौरे पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी हमला बोला था। खुर्शीद ने कहा था कि मोदी के कार्यक्रम में किराए की भीड़ बुलाई गई थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ महिला उम्मीदवार को उतारा। सोनवार सीट से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को टिकट। हाल ही में अपनी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को बीजेपी में मिलाने वाली डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को बीजेपी ने टिकट दिया है। अंद्राबी सोमवार से उमर अब्दुल्ला को चुनौती देगी। दरख्शां ने कहा है कि वो विकास के मुद्दे पर बीजेपी के साथ जुड़ी हैं और बीजेपी एक सेकुलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अब एक ही मिशन है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें डेवलपमेंट लाना है और हर जख्म पे मरहम करना है। इस बार उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से नहीं लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर से चुनाव शुरू हो रहे हैं। गुजरात दंगों पर जस्टिस नानावटी कमीशन ने गुजरात सरकार को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक 2002 की मोदी सरकार को क्लीन चिट। आज जस्टिस नानावटी ने गुजरात दंगों पर अपनी जांच रिपोर्ट गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंप दी। इस रिपोर्ट में गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पड़ताल की गई है। 25 बार एक्सटेंशन और हजारों लोगों के बयान लेने के बाद इस रिपोर्ट को 12 साल में बनाया गया है। 2000 पन्नों की रिपोर्ट के कुल 8 खंड हैं। इसमें करीब 45,000 से ज्यादा लोगों के हलफनामे लिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है और साथ ही पुलिस विभाग में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में कुछ भी कमेंट मैं नहीं करूंगा। इतना कह सकता हूं कि आज रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। अभी गवर्नमेंट को डिसाइड करने का है कि कभी वो पब्लिक के लिए पब्लिश करेंगे। मोदी सरकार को इस रिपोर्ट में भले ही क्लीन चिट दे दी गई हो, लेकिन इसी रिपोर्ट में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भुलाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी पंडित नेहरू की 125वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, नेहरू ने हमेशा विपक्ष की बात सुनी और उसका सम्मान किया था। Nehru understood deeply that everyone is entitled to their viewpoint.
Nehru gave space for his opposition. Even when they were practically non-existent, he reached out to them, spoke to them. At the time when the opposition was sparse in parliament, he gave them a feeling that while electorally they may be weak, in his world they were valued partners in nation building. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया है। राहुल गांधी का यही दर्द आज दिखा। केंद्र सरकार ने फिर से लॉन्च किया किसान विकास पत्र। 100 महीने में डबल होगा पैसा। 2011 में यूपीए सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज किसान विकास पत्र योजना की शुरुआत की। किसान विकास पत्र योजना में 100 महीने यानी कि 8 साल 4 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन इस पर किसी तरह की टैक्स में रियायत नहीं मिलेगी। किसान विकास पत्र 1000, 5000, 10,000 और 50,000 के मिलेंगे। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 1000 रुपये है। हालांकि इसमें 2.5 साल का लॉक इन पीरियड भी होगा। 2.5 साल तक इसे कैश नहीं करा पाएंगे। किसान विकास पत्र योजना सबसे पहले 1988 में शुरू की गई थी, जिसे 2011 में यूपीए सरकार ने बंद कर दिया था। आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन का बचाव करेगी बीसीसीआई। स्पॉट फिक्सिंग मामले पर मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में सुंदर रमन का नाम है। चेन्नई में बीसीसीआई की बैठक में आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन को थोड़ी राहत दी गई है। बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल का कहना है कि बोर्ड ने सुंदर रमन को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की इजाजत दी है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसका पालन किया जाएगा। पटेल ने यह भी कहा कि एन श्रीनिवासन पर कोई दाग नहीं है। जस्टिस मुद्गल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एन श्रीनिवासन और आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन को मैयप्पन और राज कुंद्रा के सट्टेबाजों से संपर्क की बात पता चली, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में सुनवाई 24 नवंबर को होगी। सलमान खान की बहन अर्पिता की हैदराबाद में धूमधाम से शादी, बॉलीवुड का लगा जमावड़ा। हैदराबाद के इसी फलकनुमा पैलेस में सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी का जश्न हुआ। अर्पिता की शादी दिल्ली के बड़े कारोबारी आयुष शर्मा से हो रही है। आयुष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के पोते हैं। अर्पिता की शादी में सलमान खान के पूरे परिवार के अलावा बॉलीवुड और टॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इन सितारों में आमिर खान, कटरीना कैफ, अनिल कपूर, सचिन तेंदुलकर, करण जौहर, डेविड धवन, मीका, वरुण धवन, वेंकटेश और नम्रता शिरोडकर जैसी कई सितारे शामिल हुए। शादी में करीब 1000 मेहमानों का शामिल होने का अनुमान है। अभिनेता सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता को शादी की शुभकामनाएं देने के लिए अपने फैंस का ट्विटर पर आभार व्यक्त किया है।